बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 3.3 हमारी चल रही थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पढ़ते हैं जनाब। अगर जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया जॉइंट वेरिएशन तो वो इस वीडियो को पूरा मत देखिएगा, बस सिर्फ आप ये चेक करते जाइए कि आपका मेथड ठीक जा रहा है, आपका आंसर ठीक जा रहा है या नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ़ ए वेरीज जॉइंटली एज बी क्यूब्ड एंड सी, बी पे क्यूब है, ठीक है, और सी, बी क्यूब्ड और सी के साथ ए जो है वो जॉइंटली वेरी कर रहा है। ए 36 है, बी 4 है, सी 6 है। तीनों वैल्यूज़ दे दी गई हैं जिसकी हेल्प से आप कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को पहले फाइंड आउट करेंगे। फिर ए को आपने फाइंड करना है बी और सी की 2 और 14 रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ के साथ। ठीक है जी, चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है जो कुछ आपको गिवन था। जैसे कि वो कह रहा है कि ए प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी क्यूब और सी के साथ, और ए की वैल्यू जो है वो 36 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 6 है। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हुए कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। सोल्यूशन के बाद सबसे पहले आप रिपीट कर लें इस रिलेशन को जो कि आपको दिया हुआ था कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब सी। ठीक है, ओके जी। मैं वैल्यू पुट करती हूँ इसकी ए बी और सी की। ए इज़ 36, लेकिन उससे पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा इक्वालिटी, और के प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल और के आ जाएगा, और साथ में बी क्यूब सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू है हमारे पास 36 इज़ इक्वल टू के अननोन है, बी की वैल्यू है 4 और सी है हमारे पास 6। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 36 इज़ इक्वल टू के इंटू 64, 4 का क्यूब होता है 64 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 36 इज़ इक्वल टू के इंटू 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 384। ठीक है, आप के को आइसोलेट करना है, सो 36 डिवाइडेड बाय 384 दैट इज़ इक्वल टू के। अब आप देख लें इसको किसी टेबल पे डिवाइड करने की कोशिश करें और फिर उसके साथ साथ आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए के को लेफ़्ट पे और 36 बाई 384 को राइट पे भी ले आएँ। ठीक है जी, ताकि ज़रा सीधी सीधी फॉर्म भी बन जाए। सो के इज़ इक्वल टू, इसको मैं अगर 3 के टेबल पे डिवाइड करूँ तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 128। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24। ठीक हो गया। अब 12 और 128 है, इसको आप 4 की टेबल पे डिवाइड कर लें। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 3/32 आ जाएगा। फ़िलहाल तो यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, फिर आगे जाके देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गई जी के की वैल्यू, और हम वापस जाते हैं अपने रिलेशन की तरफ जिसमें उसने ये कहा था कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी क्यूब सी के साथ। अब आपको ए फाइंड करना है बी की ये दोनों वैल्यूज़ के साथ, बी 2 और सी की 14 वैल्यू पुट करके। ठीक है जी, अगेन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगेन जैसा कि हमें रिलेशन दिया गया था उसके हिसाब से ए इज़ इक्वल टू के इंटू बी क्यूब सी बनता है। ठीक है, और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज़ रहने दें कि अभी अभी आपने फाइंड आउट किया, दैट इज़ 3/32 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, बी इज़ 2, सो 2 क्यूब एंड सी, सी इज़ 14। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने क्यूब को फाइंड आउट करना है। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि स्टूडेंट्स गलती ये कर लेते हैं कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, बाद में क्यूब लेते हैं, तो बाद में क्यूब फिर 2 का नहीं रहता। ठीक है, वो उस दूसरे नंबर का हो जाता है, तो ये गलती आपने नहीं करनी है। सो 2 क्यूब इज़ 8। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास कोई भी पावर नहीं है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, और ये दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, एंड दिस इज़ इक्वल टू 3 इंटू 7 21/2, सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 21/2। फाइनली आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख दें। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 21/2। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ़ जेड वेरीज जॉइंटली एज एक्स एंड वाई एंड z इज़ इक्वल टू 12 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 4, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है
कि एक रिलेशन दे रहा है एक्स और वाई के साथ जेड जो है वो जॉइंटली वेरी कर रहा है और जेड की वैल्यू वो कह रहा है कि 12 है। आगे वो कहते हैं कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू, अब आप देखें x की भी y की भी z तीनों की वैल्यूज़ दे के और सिर्फ कह रहे हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें। लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चंस किए 5 क्वेश्चंस उनमें कहीं भी उसने नाम लेके नहीं बोला कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करें या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको मैं बोलती हूँ। तो अब यहाँ पे सिर्फ इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसकी कोई भी डिमांड नहीं, जैसे सिर्फ इसका एक ही पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। जी जितना भी गिवन था, जैसे कि उसने कहा कि z वेरी करता है डायरेक्टली x और y के साथ और बाकी उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसने बोला फाइंड आउट कीजिए, वो मैंने लिख लिया है। जैसे कि हमें रिलेशन दिया हुआ था सेंस या एज करके लिख लें कि z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y एंड z इज़ इक्वल टू k इंटू एक्स वाई। बस वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है आपने। z इज़ 12, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो आपने फाइंड आउट करना है। x जो है वो 2 है आपके पास और y है 4। ठीक है, अब मैंने वैल्यूज़ को पुट कर लिया, इसको सॉल्व कर लें। 12 इज़ इक्वल टू k इंटू 4 2 ज़ार 8। आइसोलेट करें k को, यानी कि 8 को शिफ्ट कर लें तो ये बन जाएगा k इज़ इक्वल टू, अब इसको 4 के टेबल पे काट लें। 4 3 ज़ार 12 एंड 4 2 ज़ार 8। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पहले लिखिए इसकी, यानी कि k को लेफ़्ट हैंड साइड, ये तरीका होता है। ठीक है, प्रॉपर तरीका। अब मतलब इस बात का भी यही है कि k की वैल्यू 3, इस बात का मतलब है 3/2 जो है वो k की वैल्यू है। इस बात का मतलब है k की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये कंडीशंस बताना ज़्यादा अच्छा है, ये एक अच्छा इंप्रेशन है। फाइनली एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जी मैंने स्टेटमेंट लिखी है, सो द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज़ 3/2, क्योंकि उसने इन्हीं वर्ड्स में पूछा हुआ था तो मैंने इन्हीं वर्ड्स में आंसर किया, वरना आप यूँ भी लिख सकते थे कि सो द वैल्यू ऑफ के इज़, तो वैल्यू ऑफ के बताना इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं रहेगा क्योंकि उसने वैल्यू नहीं पूछी आपसे के की, उसने कहा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो आप भी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के ही जवाब दें उसको। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ वाई वेरीज जॉइंटली एज एक्स स्क्वायर्ड। अब स्क्वायर वर्ड्स में उसने नहीं कहा, एक्स के ऊपर पहले से उसने स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब समझ लें बात को, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब वर्ड्स में था, यहाँ पे उसने सिम्बॉलिकली खुद ही बता दिया। एंड जेड, वाई जो है वेरी करता है एक्स स्क्वायर और जेड के साथ डायरेक्टली, और वाई और एक्स और जी की आपको वैल्यू दे दी गई है। अब वो कहते हैं कि राइट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, यानी वो जो प्रोपोर्शनैलिटी का आप बनाएंगे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड जेड, ये वो वाला बोल रहा है कि इसको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड बताइए। इसको इसी तरह से बोलते होते हैं कि ये वाई एक्स और जेड के फंक्शन में लिखा हुआ है। एंड डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज दिस। अच्छा, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सीधा उसने बोला फाइंड दिस इफ़ दिस इफ़ दिस इफ़, अगर ये वैल्यूज़ हैं तो आप फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे उसने ज़रा क्वेश्चन को लेंथी वर्ड्स बढ़ा के कर दिया है। ठीक है, अगर ये ना भी बोलता ना कि आप वाई को फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड लिखें, तो हमें वैल्यूज़ को पुट करने के लिए फ़ंक्शन तो लेना ही था। ठीक है, ये उसने एक्स्ट्रा समझाने के लिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, बाकी कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल पुराने तरीके पे ही काम करना है। जी क्वेश्चन मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ। उसने दिया हुआ था y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इंटू एंड जेड, और y की वैल्यू 6 और x 4 z 9 ये तीनों दी हुई हैं। इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन जो मैं आपसे कह रही थी ना, फंक्शन ऑफ जो उसने पूछा वो क्या है, वो असल में वो कह रहा है कि y को लिखें एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, यानी y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z असल में मैंने ये लिख दिया। ठीक है, y इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इंटू जेड। अब ये फर्दर क्या बन जाएगा, मैं इसी में ऐसे ऐड करने के लिए आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर एंड जेड। ये है जी y एज अ फंक्शन ऑफ, y इज़ इक्वल टू समथिंग का मतलब है y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जेड। ठीक है, तो इस रिलेशन को बोलते हैं, जो उसने कहा है कि राइट दिस एज अ फंक्शन। ये ना भी कहता ना तो हमने यकीनन ये रिलेशन बनाना ही था, तभी तो हम ये सारी वैल्यूज़ एक्स वाई जी की पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस रिलेशन में एक्स वाई और जी की ये वैल्यूज़ पुट करके के की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। जी वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली है अपने पास। 6 इज़ इक्वल टू के इंटू 4 का स्क्वायर है हमारे पास 16 इंटू 9, और 6 इज़ इक्वल टू के इंटू 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
144, ठीक है। अब के को आइसोलेट करें तो 6/144 इज़ इक्वल टू के। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप के को ले आए लेफ़्ट साइड पे, ये बनेगा के इज़ इक्वल टू 6/144, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, इसी में कर लें बेशक। के इज़ इक्वल टू 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 13 14 2 कैरी जाएगा, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। मज़ीद भी हो सकता है। 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 1/24 बनेगा, ये 1/24। फ़िलहाल तो सिंप्लीफाइड फॉर्म यही है। अब आ जाते हैं जी, जो उसने पूछा था फाइंड आउट क्या करना है। उसने कहा था एक तो राइट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, ठीक है, और फिर कहता है डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ वाई। जैसा कि हमारे पास रिलेशन ये है कि y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट्स में ऐसे ही लगा दिया है, ना भी लगाएं तब भी ठीक है, वैल्यूज़ की पुटिंग के लिए लगा दिया है। और कहता है कि डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ वाई आपको फाइंड आउट करना है कि अभी अभी आपने फाइंड कर लिया है, इसको पुट कर लें 1/24 और एक्स स्क्वायर इंटू जेड। एक्स है हमारे पास -8, ठीक है, और इसका लेना है आपने स्क्वायर, और z है आपके पास 12, यही वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है। ओके, अब आप y को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फिर मैं वही बात करूँगी कि सबसे पहले जब तक आपके पास पावर्स को सॉल्व नहीं कर लिया जाता, आपने कोई सिंप्लीफिकेशन इसकी कम अज़ कम किसी के साथ नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता आप 12 अगर 24 के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, 12 2 ज़ा 24 कर लें, ठीक है। और नहीं करना चाहते, कन्फ्यूज़ हैं, तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें इसको, जो कि 64 बनता है, माइनस का स्क्वायर प्लस और 8 का स्क्वायर 64। अब आप कैंसिलेशन कर लें, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। 2 और 64 भी कैंसिल हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो y इज़ इक्वल टू आपके पास 31 इंटू 1 इज़ 32। सो द वैल्यू ऑफ y इज़ 32, ठीक हो गया। उसने कहा था y को फाइंड आउट करें। चले जी, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि इफ़ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर, ठीक है। p जो है वो q और r स्क्वायर के साथ जॉइंटली वेरी करता है, एंड इन्वर्सली एज s एंड t स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इससे पहले आपको सिर्फ डायरेक्टली करवाता रहा है, अब उसने इन्वर्सली भी इसी में मर्ज कर दिया, और आपको देखना होगा कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यही p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q और r स्क्वायर के, और यही p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है s और t स्क्वायर के। तो फिर कितने यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे, p q r s t, ठीक है। तो वैल्यूज़ भी यही सारी दे रहा है, p q r s t, ठीक है। और इसे इन सब को यूज़ करके आप क्या करेंगे, ज़ाहिर है कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी जो के आएगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। फिर आगे वो कहते हैं फाइंड पी इन टर्म्स ऑफ क्यू आर एस टी, यानी ये वही है जैसे वो कह रहा था ना फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, वो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के बाद इक्वल टू की इक्वेशन बनती है, ये उसका बोल रहा है कि वो पी को इन टर्म्स ऑफ ये लिखें, वो भी हम लिखेंगे, और फिर उनमें वैल्यूज़ को पुट करते हुए हम पी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। जो गिवन था मैंने वो सारा अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और मेरे ख़्याल से जिन स्टूडेंट्स के पास फ़िज़िक्स होगी वो इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। जब उसने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू आर स्क्वायर, तो मैंने इसी तरीके से लिखा। जब उसने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एस टी स्क्वायर को, तो मैंने 1/, की फॉर्म में लिखा। इसी तरीके से ही इन्वर्सली को लिखा जाता है। और जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ, बल्कि शायद आपको पहले से पता हो। बाकी आपको जो वैल्यूज़ दी गई थी जिनकी हेल्प से के फाइंड करना है, और बाकी उसने जो कहा कि आपने पी फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ क्यू आर एस टी, और जो पी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज़, ये मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो चलते हैं जी अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले उसने जो जो दो रिलेशंस दिए हुए थे वो मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ जी दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मर्ज करने वाली हूँ, दोनों p के ही प्रोपोर्शनल है, तो p को लिखेंगे एक दफ़ा, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल क्यू आर स्क्वायर, और बाय की फॉर्म में जो डिनोमिनेटर्स में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और दोनों मर्ज होकर यहाँ पे ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए इक्वल टू के और क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस टी स्क्वायर,
ठीक है जी। अब हम करते हैं वैल्यूज़ को पुट, अपना डेटा रखते हैं हम सामने ताकि हमें आसानी रहे। अच्छा, P यहाँ पे हमें दिया हुआ था 40 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो अननोन है, Q की वैल्यू दी गई थी 8, R का स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर लेना है, डिनोमिनेटर में S और T स्क्वायर है, S की वैल्यू दी गई थी 3 और T की वैल्यू है 2 और ये इसका स्क्वायर है। आप चेक कर लीजिएगा, वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक है, मैंने बहुत ध्यान से पुट की हैं ताकि यहाँ पे कोई गलती ना हो जाए। 40 इज़ इक्वल टू के इंटू 8 इंटू, फिर मैं वही कहूँगी कि पहले ज़रा स्क्वायर्स को और क्यूब्स या जो भी पावर्स हैं उनको सॉल्व कर लें, फिर बाकी सोल्यूशन कीजिएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी में कैंसिलेशन मत कीजिए, कैंसिलेशन का अपना अलग स्टेप बनाया करें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आए, और एग्ज़ामिनर को आप जितना क्लियर करेंगे ना वो उतनी आसानी से आपको नंबर भी देगा, ठीक है। जितना एक ही स्टेप में सारा कैंसिलेशन भी कर रहे हैं, स्क्वायर्स भी ले रहे हैं, तो फिर वो भी तंग होगा और आपको मार्क्स भी फिर इसी तरफ से देगा। एनीवेज 4 और 8 को कैंसिल कीजिए, 4 2 ज़ा 8 और मज़ीद 3 ना 2 के साथ कैंसिल हो रहा है ना 25 के साथ, सो के इंटू 25 2 ज़ा 50 और डिनोमिनेटर में 3 रह गया, ठीक है। सो के को आइसोलेट करना है हमने, के को इसी साइड पे फ़िलहाल रहने दें। 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ज़ीरोज़ को कैंसिल कर लीजिए और यहाँ पे आपके पास बन जाता है 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 5। अब ये दोनों कैंसिल होते तो हम कर लेते, वरना ये इसी तरीके से ठीक है। और मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करके एक और स्टेप यहीं पे लिख रही हूँ, के को लेफ़्ट हैंड साइड पे रख के 12/5 को राइट पे ले आई, तो ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। दूसरी बात जो उसने कहा था कि P इन टर्म्स ऑफ QRST, वो ये हो गया P इन टर्म्स ऑफ QRST, ये रिलेशन है P इन टर्म्स ऑफ QRST। इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ। अच्छा, अब नोट कीजिए, मैंने लिखा है कि जैसा कि P इन टर्म्स ऑफ, उसने कहा था ना P को इन टर्म्स ऑफ QRST भी लिखें, तो मैंने इसको यूँ लिख दिया कि जैसा कि P इन टर्म्स ऑफ ये। अब इसका जवाब भी मिल गया और मुझे पुटिंग करने में, वैल्यूज़ को पुट करने में आसानी के लिए एक रिलेशन भी दोबारा से मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहता था कि P को फाइंड आउट करें, P एज इट इज़ लिखा जाएगा, K को आपने फाइंड आउट अभी अभी किया है जो कि आपके पास आया 12/5, ये आ गया K, ठीक है। इसके साथ है Q की वैल्यू दी हुई थी आपको -2, इसके साथ है R का स्क्वायर, R है आपके पास 4 और इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय S इंटू टी स्क्वायर, S है जनाब 3 और T है आपके पास -1, ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है। नाउ P इज़ इक्वल टू, अब आपके पास 2 डिविजन्स आ गए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले मैं ज़रा स्क्वायर्स को सॉल्व कर लूँ फिर आपसे कैलकुलेशंस करवाते हैं जी। 12/5 इंटू -2 एज इट इज़ लिखिए, इस पर कोई पावर नहीं है, 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाइए 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1, या सिंपली आप ना भी लिखते हैं यहाँ पे 1 तब भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर, ये बड़े वाले डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूँ तो ये 5 ऊपर किसी के साथ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। और जब आपको पता है 2 डिविजन्स आ जाए ना, ये लिखा हुआ 12/5 इंटू -2 इंटू 16 और फिर डिवाइडेड बाय 3 है, तो आप इसको इसी की डिवीज़न में 3 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ कहीं आप 3 लिख लें, ठीक है, एक ही बात है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 12 के साथ सॉल्व हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और फिर मज़ीद किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा। P इज़ इक्वल टू, नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, 4 2 ज़ा 8, 8 को 16 के साथ, 4 2 ज़ा 8 -8 इंटू और 16 रह गया। अब आपने इसको 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो P इज़ इक्वल टू माइनस डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 6 ज़ा 48, 4 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 9 10 11 12 128, सो द वैल्यू ऑफ P इज़ -128/5, ठीक है, एंड दैट इज़ योर आंसर। चलिए जी, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 3.3 को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट नए लेक्चर्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में, आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।